हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी पेपर सेकंड से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होता है हिंदी कथा साहित्य, जिसका पेपर कोड होता है A214। तो आज हम इस वीडियो में आपके हिंदी के पेपर सेकंड से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। पूरे सिलेबस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रत्येक वर्ष एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उपन्यास के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो उपन्यास के प्रमुख 6 तत्व होते हैं, जो यहाँ पर दिए गए हैं। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल और वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली। तो उपन्यास के ये मुख्य 6 तत्व होते हैं। कुछ विद्वानों ने द्वंद्व या संघर्ष तथा कौतूहल यानी सस्पेंस को भी उपन्यास का तत्व माना है। वस्तुतः ये रचना कौशल के अंग ही है। उपर्युक्त 6 तत्वों में भी कथा वस्तु और पात्र मुख्य हैं। देश काल कथा वस्तु का ही अंग है, जो उसे स्वाभाविक और विश्वसनीय बनाता है। उद्देश्य कथा वस्तु के माध्यम से ही पूर्ण होता है। संवाद और शैली उसे प्राप्त करने के साधन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का अर्थ एवं उसके तत्वों का वर्णन कीजिए, अथवा कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रत्येक वर्ष एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आपके प्रत्येक वर्ष कहानी या उपन्यास के तत्व से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो आपको इसे जरूर याद करके जाना है। अथवा कहानी के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए, अथवा कहानी के तत्वों का निरूपण कीजिए। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहानी का आशय सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में पर्यवसित होने वाली गद विदा ही कहानी कहलाती है। कहानी के मुख्यतः 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। पहला है कथानक, दूसरा है कथोपकथन, तीसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, चौथा है देश काल और वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। उपन्यास, नाटक और कहानी सभी के एक ही तत्व होते हैं, सभी के 6 तत्व ही होते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में इनमें से कुछ भी क्वेश्चन देखने को मिले कि कहानी के तत्व लिखिए या उपन्यास के तत्व लिखिए या नाटक के तत्व लिखिए, तो आपको इन 6 तत्वों को ही लिखना है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, उपन्यास में देश काल से क्या तात्पर्य है। तो उपन्यास में देश काल से तात्पर्य उस देश या स्थान, समय और परिवेश से है, जिसका वर्णन उपन्यासकार अपनी कृति में करता है। देश काल के अंतर्गत किसी भी देश की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियां, आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन, समाज की कुरीतियां और विशेषताएं आदि चित्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास के विकास का काल विभाजन कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। हिंदी उपन्यास के विकास का काल विभाजन इस प्रकार है। पहला है प्रेमचंद पूर्व युग, जो कि सन 1882 से 1916 ईस्वी तक माना गया है। दूसरा है प्रेमचंद युग, जो कि सन 1916 से 1936 ईस्वी तक माना गया है। तीसरा है प्रेमचंद्रोत्तर युग, जो कि सन 1936 से अब तक माना गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चित्रलेखा की कथा वस्तु का मूलाधार क्या है। इसका उत्तर आपको लिखना है। चित्रलेखा की कथा वस्तु का मूलाधार यह प्रश्न है कि पाप क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार रिपीट होकर भी पूछा जा रहा है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख पात्रों में चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी, श्वेतांक, विशालदेव, यशोधरा, मृत्युंजय और रत्नाकर शामिल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुमारगिरी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो कुमारगिरी की यहाँ पर कुछ चारित्रिक विशेषताएं दी गई हैं। दार्शनिकता, अहंकारिता, स्पष्टवादिता, मिथ्यावादिता, कामुकता आदि कुमारगिरी की कुछ प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विशाल देव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो विशाल देव महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य है। वह गुरु की आज्ञा से पाप का पता लगाने के लिए योगी कुमारगिरी के आश्रम में रहता है। विशाल देव दूरदर्शी नहीं है, वह कुमारगिरी के चरित्र का पतन स्वयं देखता है, परंतु इतने पर भी उन्हें इंद्रियजित कहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
श्वेतांक कौन है? तो श्वेतांक महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य है। वह गुरु की आज्ञा से पाप का पता लगाने के लिए सामंत बीजगुप्त के पास रहता है। भोग विलास के वातावरण में रहने पर वह अपने पर संयम नहीं रख पाता। वह पहले चित्रलेखा की ओर आकर्षित होता है और फिर यशोधरा की ओर। बीजगुप्त के महान त्याग से उसका विवाह यशोधरा के साथ हो जाता है। अगला प्रश्न है, उपन्यास का शीर्षक चित्रलेखा क्यों रखा गया? अथवा चित्रलेखा उपन्यास के नामकरण की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, चित्रलेखा कथानक का केंद्र बिंदु है। घटनाओं के सारे सूत्र चित्रलेखा से जुड़े हुए हैं। एक भी घटना ऐसी नहीं मिलेगी जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध चित्रलेखा से न हो। उपन्यास की मुख्य समस्या और उद्देश्य से चित्रलेखा का सीधा संबंध है, इसलिए उपन्यास का शीर्षक चित्रलेखा सब प्रकार से सार्थक और औचित्यपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अथवा चित्रलेखा का उद्देश्य या संदेश क्या है? तो उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का उद्देश्य और संदेश यह है कि पाप पुण्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं की जा सकती है। आपको यह भी याद रखना है कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार आचरण एवं कार्य करने को विवश हो जाता है। इसका गौण उद्देश्य आत्मिक प्रेम की अमरता का प्रतिपादन करना है। उपन्यास में कथानक के प्रारंभ में श्वेतांक द्वारा यह प्रश्न उपस्थित किया गया है कि पाप क्या है? श्वेतांक और विशालदेव जब एक वर्ष तक संसार के व्यावहारिक जीवन का अनुभव प्राप्त कर लौटते हैं, महाप्रभु रत्नांबर जो कुछ उपदेश उनको देते हैं वही आलोच्य उपन्यास का मुख्य उद्देश्य और संदेश है, जो इस प्रकार है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य या संदेश दिया गया है, संसार में पाप पुण्य कुछ भी नहीं है। वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है। वह करता नहीं, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निर्मला उपन्यास के उद्देश्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए या निर्मला उपन्यास के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। निर्मला प्रेमचंद का एक सामाजिक उपन्यास है। आपको इसके लेखक का नाम जरूर याद रखना है। इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। इस उपन्यास के उद्देश्य संक्षेप में निम्नांकित हैं। पहला उद्देश्य है इसका, दहेज प्रथा एक बुराई तथा समाज का कोड है। दहेज न दे पाने की स्थिति में माता पिता को अपनी कन्या का अनमेल विवाह तक करना पड़ता है, जिस कारण उसका जीवन नरकीय बन जाता है। यदि निर्मला की विधवा माँ कल्याणी दहेज देने में समर्थ होती तो निर्मला का विवाह भुवन मोहन से होता और शायद उसके जीवन में वह त्रासदी न आती जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरा है, अनमेल विवाह चाहे जिन परिस्थितियों में किया जाए कभी सुखद नहीं होता। इस बात का रहस्योद्घाटन करना भी उपन्यास का उद्देश्य है। दहेज न दे पाने की व्यवस्था के कारण ही निर्मला की माँ को अपनी 15 वर्ष की पुत्री निर्मला का विवाह 40 वर्ष के ऐसे प्रौढ़ विधुर तोताराम से करना पड़ा, जिसके पहले से 3 पुत्र थे। इस अनमेल विवाह ने निर्मला का जीवन नरक बना दिया। तीसरा है, प्रौढ़ विधुर जो संतान वाला भी हो उसे पुनः विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी वही दुर्दशा होती है जो मुंशी तोताराम के परिवार की हुई। चौथा है, अनमेल विवाह स्त्री पुरुष दोनों के लिए दुखदायी होते हैं। वे दोनों प्राय हीन भावना, संशय, शक और कुंठाव के शिकार हो जाते हैं। पांचवा है, विमाता का स्नेह समाज को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं होता, भले ही वह अपने सौतेले बच्चों को प्राणों से अधिक स्नेह करे। लोग सदैव उसके स्नेह पर संदेह करते हैं और यदि बच्चे बिगड़ जाएं तो दोष भी विमाता के मत्थे मढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्मला उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था और इसके लेखक कौन है? तो निर्मला उपन्यास का प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था और इसके लेखक महान उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, बाबू उदय भानुलाल की कितनी बेटियां थीं? तो बाबू उदय भानुलाल के 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी निर्मला तथा छोटी बेटी कृष्णा। अगला प्रश्न है, निर्मला का विवाह किसके साथ हुआ? तो निर्मला का विवाह वकील तोताराम के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, तोताराम निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए क्या क्या उपाय करते थे? तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल थे। वे निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उपहारों का आश्रय लेते थे।
वह निर्मला के लिए रोज कोई ना कोई उपहार लाया करते थे। निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे एवं मिठाइयों की व्यवस्था थी। छुट्टियों में निर्मला को सर्कस, सिनेमा, थिएटर दिखाने ले जाते थे और फुर्सत के क्षणों में निर्मला के साथ बैठकर ग्रामोफोन सुना करते थे। अगला प्रश्न है, तोताराम के घर में कौन-कौन था? तो तोताराम के घर में उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला जियाराम 11 और छोटा सियाराम 7 वर्ष का था। इनके अतिरिक्त घर में तोताराम की विधवा बहन रुक्मिणी थी, जिसकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर थी। नेक्स्ट यहाँ पर निर्मला तोताराम के प्रति कैसा भाव रखती थी? तो निर्मला तोताराम के प्रति उदासीन थी। वह अपने अन्य उत्तरदायित्व को तो खूब निभाती थी, किंतु अपने पिता की उम्र के तोताराम को वह अपना पति नहीं मान पाती थी। वह तोताराम को प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। वह उनसे भागती फिरती और उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद की 4 प्रमुख कहानियों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद की 4 प्रमुख कहानियों के नाम है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा लिखित कहानी गुंडा का उद्देश्य लिखिए। तो गुंडा कहानी का उद्देश्य प्रेम और कर्तव्य निष्ठा के प्रति बलिदान का भाव चित्रित करना है। पन्ना और नन्नकू एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु काशी के राजा बलवंत सिंह द्वारा पन्ना को बलपूर्वक रानी बना लिया गया। इस मानसिक आघात ने नन्नकू को गुंडा बना दिया। अंत में अपनी पूर्व प्रेयसी और राजा बने उसके पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करके वह अपनी कर्तव्य निष्ठा और अंत तक प्रेम निर्वाह की आदर्श भावना प्रस्तुत करता है। यही कहानी का प्रमुख लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, काशी के गुंडों की क्या विशेषताएं थी? तो काशी के गुंडों का धर्म वीरता था। वे अपनी बात पर मर मिटते थे और सिंह की तरह जीते थे। प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा घायल प्रतिद्वंदियों पर वे कभी वार नहीं करते थे। वे सताए हुए निर्बलों की सहायता करते थे तथा प्राणों को हमेशा हथेली पर लिए घूमते थे। कहानी का मुख्य पात्र नन्नकू सिंह भी बनारस का एक ऐसा ही गुंडा था। अगला प्रश्न है, यही सच है कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यही सच है कहानी प्रसिद्ध कहानीकार मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है, पिता कहानी का संदेश बताइए। तो पिता कहानी का संदेश पुरातन और आधुनिक जीवन मूल्यों में समन्वय स्थापित करने की प्रेरणा देना है। इसमें पुरानी और नई दोनों पीढ़ियों को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जीवन हट करके नहीं चलता। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पीढ़ियां समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने सिद्धांतों के साथ थोड़ा समझौता करना भी सीखे। यदि दोनों थोड़ा थोड़ा झुकेंगी तो समस्याओं का समाधान निकल आएगा और जीवन धारा अपनी लय में चलती चली जाएगी। अगला प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो पिता कहानी के लेखक का नाम है ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 25 चौका 150 कहानी का उद्देश्य क्या है? या 25 चौका 150 कहानी का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, 25 चौका 150 कहानी का उद्देश्य दलितों के शोषण को उजागर कर चौधरियों की दूषित मनोवृत्ति को प्रकट करते हुए शिक्षा का महत्व सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अमरकांत की प्रमुख कृतियों का परिचय दीजिए अथवा अमरकांत के कृतित्व का परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। अमरकांत जी की प्रथम कहानी सन 1950 ईस्वी में सैनिक में प्रकाशित हुई थी। सन 1956 ईस्वी कहानी मासिक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसी से इन्हें कहानीकार के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। इनकी प्रमुख कृतियों का परिचय इस प्रकार है। इनकी कहानी संग्रह है। इनके अब तक प्रकाशित प्रमुख कहानी संग्रह है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां हैं। तूफान, कला प्रेमी, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख दुख के साथ आदि। इनके द्वारा कुछ लिखे गए उपन्यास भी हैं। सूखा पत्ता, काले उजले दिन, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, आकाश पक्षी, विदा की रात आदि। इनके अतिरिक्त कंटीली राह के फूल, चांदनी के बंधन, 10 प्रतिनिधि कहानियां और पराई डाल का पंछी इनकी कुछ प्रमुख अन्य कृतियां हैं। इनके प्रकाशित 11 उपन्यासों में से इन्हीं हथियारों से इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित उपन्यास है। इस उपन्यास पर इनको वर्ष 2007 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी सम्मान और व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इसी उपन्यास पर इन्हें वर्ष 2011 में श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से
ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं पर इन्हें अब तक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, महात्मा गांधी सम्मान, मध्य प्रदेश का कीर्ति सम्मान भी दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, महिला साहित्यकार मृदुला गर्ग के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए अथवा मृदुला गर्ग का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मृदुला गर्ग का व्यक्तित्व। इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1938 ईस्वी में। मृदुला गर्ग कलकत्ता में जन्मी हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक है। उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक तथा निबंध संग्रह सब मिलाकर उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। 1960 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के बाद उन्होंने 3 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया है। उनके उपन्यासों को अपने कथानक की विविधता और नएपन के कारण समालोचकों की बड़ी स्वीकृति और सराहना मिली है। उनके उपन्यास और कहानियों का अनेक हिंदी भाषाओं यथा जर्मन, चेक, जापानी और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। वे स्तंभकार रही है, पर्यावरण के प्रति सजगता प्रकट करती रही है तथा महिलाओं एवं बच्चों के हित में समाज सेवा के कार्य करती रही है। उनका उपन्यास चितकोबरा नारी पुरुष के संबंधों में शरीर को मन के समांतर खड़ा करने और इस पर एक नारीवाद या पुरुष प्रधानता विरोधी दृष्टिकोण रखने के लिए काफी चर्चित और विवादास्पद रहा है। इसके बाद मृदुला गर्ग का कृतित्व। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इनके द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मिलजुल मन, मैं तथा कठगुलाब। 11 कहानी संग्रह हैं इनके। कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा, आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, शहर के नाम, चर्चित कहानियां, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आह, संगति विसंगति, जूते का जोड़ गोभी का तोड़। इनके द्वारा नाटक लिखे गए हैं। एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैदे और साम दाम दंडभेद। निबंध संग्रह है रंग ढंग, कुछ अटके कुछ भटके, चुकते नहीं सवाल और व्यंग संग्रह है कर लेंगे सब हजम। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पूरे सिलेबस से लिए गए हैं। आपको एग्जाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करके जरूर जाना है क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में इनमें से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन को याद करके जरूर जाना है। इस सब्जेक्ट के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। व्याख्या के ऊपर भी मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, तो आपको वह वीडियो भी सभी देखनी है। प्रीवियस ईयर पेपर भी सभी अपलोड किए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।